क्या इन्फॉर्मेशन निकाली अब तक उसके बारे में? एक आदमी ने अपने दो नौकरों से भारी आवाज में पूछा। उनमें से एक नौकर एक कदम आगे आया और बोला, बॉस, उसका नाम अनन्या सिंह है और वो इटली में सिटीजन नहीं है। जहां तक मुझे लगता है वो यहाँ पर सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप के लिए आई है। अपने नौकर की बात सुनते ही वो आदमी हैरान हो गया और गर्दन उठाते हुए बोला, अनन्या? नौकरों ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उनमें से एक नौकर ने कहा, जी बॉस, वो लड़की सुबह सुबह अपने होटल के स्वीट से बाहर निकलती है और कभी दोपहर में तो कभी सीधा देर रात को ही वापस आती है। अच्छा, और बाकी दूसरे मिशन का क्या? उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हाथ लगी या नहीं? उस आदमी ने फिर से पूछा। उसके नौकर ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं बॉस, हमारा क्लब के सीनियर्स के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि उनके खुद के बीच भी कोई मीटिंग्स नहीं हो रही है। मुझे तो पूरा यकीन है कि इस साल इटली इस इवेंट में भाग नहीं ले रहा है। उस आदमी ने इस बात पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर एक काम करो, हम सभी के लिए बिजनेस क्लास की टिकट्स बुक कर दो। हम कल सुबह गुड़गांव वापस लौट जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे अनन्या की जानकारी चाहिए। वो लड़की आज रात मेरे बिस्तर पर होनी चाहिए, समझ गए ना? बॉस, अनन्या तो फिलहाल अपने होटल से बाहर है। वो आज सुबह काफी जल्दी निकल गई थी, उस नौकर ने कहा। ऐसे में उसके बॉस यानी उस आदमी ने एक गुस्से भरी गहरी सांस ली और कहा, तो फिर उस पर निगरानी रखो, पता करो कि वो वापस कब आएगी। मुझे बस आज की रात उसके साथ गुजारनी है, फिर चाहे वो प्यार से माने या फिर मुझे उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़े। मैं अपने इस इटली के दौरे को उस लड़की के साथ ही एक हैप्पी एंडिंग देना चाहता हूं। अपने बॉस की बात पर सिर हिलाकर उसके एक नौकर ने कहा, ठीक है बॉस, लेकिन आपकी ये रात होगी कहाँ? यही इसी रूम में? रूम का ऐसा क्या है? अगर वो सीधी तरह से मान गए तो यहीं पर, लेकिन अगर जिद करने लगी तो फिर किसी और जगह पर। यह विदेश है, इसलिए मुझे थोड़ी सावधानी तो बरतनी होगी। गुड़गांव होता तो कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। उस आदमी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी बात खत्म की। उसके नौकरों के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो समझ चुके थे कि उनके बॉस के क्या इरादे थे और उन इरादों से उन दोनों का क्या फायदा होने वाला था। अपने बॉस के सामने झुककर वो दोनों तुरंत उस कमरे से बाहर चले गए थे। दोपहर का वक्त था। अभिनव और अलायना लंच कर रहे थे और जैसा कि अलायना की फरमाइश थी, टेबल पर मेन कोर्स के अलावा और भी बहुत सारी साइड डिशेस रखी हुई थी। अभिनव ने मुस्कुराते हुए उन डिशेस को देखा और फिर अलायना को देखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए अलायना से पूछा, मेरे जाने के बाद तुम कहीं बाहर घूमने के लिए निकलोगी? अभिनव के सवाल के जवाब में अलायना ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्यों नहीं। अभी अभी एक दोस्त का फोन आया था, वो बोली कि वो भी यहाँ आ रही है। मैंने पूछा कब, तो बोली कि बस थोड़ी देर में पहुंच ही रही है। मेरे हिसाब से तो वो अब तक आ गई होगी, तो तुम्हारे जाने के बाद मैं उसके साथ घूमने के लिए निकल जाऊंगी। उसकी बात सुन अभिनव की जान में जान आ गई और उसने हाँ में सिर हिला दिया। अलायना मजे से खाना खा रही थी। अभिनव ने एक घूंट पानी पिया और कहा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक तुम्हें कम से कम बोर तो नहीं होना पड़ेगा। वैसे भी आज रात तक वापस लौट आऊंगा। कोशिश करूंगा कि और भी जल्दी आ जाऊं। जैसे ही काम खत्म होगा वैसे मैं वहां से निकल जाऊंगा। इतना कहकर अभिनव मुस्कुराने लगा। अलायना भी उसकी बात सुन मुस्कुराई और बोली, ठीक है बाबा, इतनी भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपना काम खत्म करना और मेरी चिंता मत करना। मैं यहाँ मैनेज कर लूंगी। हाँ, पर बस एक चीज का ध्यान रखना, अकेले मत जाना। यहाँ जो गार्ड्स हैं उनमें से कुछ को तुम अपने साथ ले जाना और बाकी मेरे साथ रह जाएंगे। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती अभिनव, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं, अलायना ने कहा। उसकी बात सुन अभिनव के चेहरे की मुस्कान और ज्यादा बड़ी हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, थैंक्स। इतने में अलायना ने आइसक्रीम से भरा टब उठाया और उसमें से एक चम्मच आइसक्रीम खाते हुए कहा, तो मुझे बताओ कि अर्जुन और उसके आदमियों के साथ क्या चल रहा है? क्या सच में उसके आदमी यहाँ एविडेंस लेकर आए हैं? मैक्स किसी मुसीबत में फंसने वाला है क्या? अलायना की बात के जवाब में अभिनव ने भी पहले एक चम्मच आइसक्रीम खाई और उसके बाद कहा, नहीं,
उसकी किस्मत अच्छी है। अर्जुन सिर्फ फेंक रहा है। वो बस मैक्स को डराने की कोशिश कर रहा है और उसका टाइम खराब कर रहा है ताकि वो अपने बाप को अवार्ड जितवा सके, और हम किसी भी कीमत पर अवार्ड दिक्पाल को नहीं जीतने देंगे। रहा सवाल उन आदमियों का, तो वो यहाँ ये पता करने के लिए आए कि इस बार इटली का बिलियनर्स क्लब कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाला है या नहीं। हमने फिलहाल कुछ टाइम के लिए खुद ही अपने आप को कंपटीशन से बाहर कर लिया है। अभिनव ने कहा और फिर अपनी ही बात पर हंसने लगा। अलायना उसकी बात ध्यान से सुन रही थी और बीच बीच में आइसक्रीम खा रही थी। अभिनव ने आगे कहा, मुझे पता है दिक्पाल के कलेजे को कितनी ठंडक पहुंचेगी जब उसे ये खबर मिलेगी कि इटली का बिलियनर क्लब बाहर हो गया है। उसे इस खबर पर कोई शक भी नहीं होगा, क्योंकि इस खबर की पुष्टि के लिए जिन सबूतों की जरूरत है हमने दिक्पाल को वो सबूत दे दिए। ऐसे में हमारा प्लान गोली की तरह निशाने को चीर देगा और दिक्पाल का खेल खत्म कर देगा। अभिनव की बात खत्म होते ही अलायना ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मैं सारी बात समझ गई, पर फिर भी मेरे मन में कुछ सवाल है। दिक्पाल से निपटने का तो तुमने अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन तुम अर्जुन से कैसे निपटने वाले हो? इस वक्त वो तुम्हारे सिर पर खड़ा है। तुम उसे हटाने के लिए कुछ कर भी रहे हो या नहीं? किसने कहा कि मैं नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि एक बार इस अनाउंसमेंट के बाद मैं अर्जुन को फिर से पुलिस से गिरफ्तार करवा दूं। अभिनव ने कहा, लेकिन न जाने क्यों अलायना को उसकी आवाज में उसकी हिचक साफ नजर आ रही थी। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अभिनव का यह प्लान ठोस नहीं था। पर इससे पहले कि अलायना अपनी तरफ से कुछ कहती, अभिनव ने आगे कहा, जिस दिन मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड बन जाऊंगा उस दिन मेरे पास इतनी पावर होगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। उस दिन मैं पावर को वैसे इस्तेमाल करूंगा जैसे दिक्पाल उसे इस्तेमाल करने के सपने देखता है। जैसे ही अभिनव की बात खत्म हुई, अलायना को अपना सवाल दागने का मौका मिल गया। उसने कहा, हाँ लेकिन अर्जुन तो यहाँ है इटली में। ऐसे में तुम उसे पुलिस के हाथों कैसे गिरफ्तार करवाओगे? हो सकता है कि वो पहले ही भागकर किसी दूसरे देश में चला जाए, फिर तो तुम उसे हाथ भी नहीं लगा पाओगे ना। मुझे पता है, अभिनव ने अलायना की आंखों में देखते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि अलायना की बात गलत थी, पर अभिनव को इस वक्त उसकी इस बात का और कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने अलायना से आगे कहा, इसलिए मैं ये प्लान कर रहा हूं कि कैसे ना कैसे करके अर्जुन को दोबारा गुड़गांव पहुंचा दूं। अनाउंसमेंट वाले दिन से पहले तो मुझे उसे गुड़गांव भेजना ही होगा। एक बार वो वहां पहुंच गया तो किसी नए देश में भागने का सपना देखने से पहले ही जेल पहुंच जाएगा। अभिनव इतना कहकर मुस्कुराने लगा। अलायना भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, ये सब कितना शानदार है ना। मुझे तो अभी से बड़ा मजा आ रहा है। आई जस्ट लव इट। अलायना ने मुस्कुराते हुए कहा और ढेर सारी आइसक्रीम अपने मुंह में डाल ली। अभिनव उसकी इस हरकत को देखकर हंसने लगा। उसकी हंसी में अजीब सी थकान नजर आ रही थी। उसने खुद एक चम्मच आइसक्रीम खाते हुए कहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सच में अब इंतजार करना मेरे बस के बाहर है। कितना टाइम हो गया नहीं। मैं जो हूं वो होते हुए भी वो नहीं हूं। मैं अब दुनिया के सामने आने के लिए तड़प रहा हूं। मैं चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि मैं टाइगर हूं और सारा गुड़गांव मेरा है। सच में अभिनव, कितना खूबसूरत होगा ना वो दिन जब तुम दुनिया को अपना सच बताओगे। तुमसे ज्यादा मैं उस दिन को इमेजिन करती रहती हूं। अलायना ने कहा और अपनी सपनीली आंखों से अभिनव को देखने लगी। अभिनव ने भी उसकी आंखों में देखा और कहा, जल्दी आएगा वो दिन, भी जल्दी आएगा नंदिता, बहुत जल्दी आएगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर के बाद ठीक शाम 5 बजे अभिनव शहर पहुंच गया था। उसका चेहरा और चाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी थका हुआ था। अपने काम पर जाने से पहले वो अपने घर गया और सीधा नहाने चला गया। अभिनव के वहां से निकलने से पहले अलायना भी अपनी दोस्त के साथ घूमने के लिए निकल गई थी। अभिनव वहां से निकलते हुए अपने साथ 3 आदमी लेकर आ गया था। उसके दिमाग में अनन्या को लेकर अभी भी शक घूम रहा था, लेकिन उस शक का अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास अनन्या के सामने आने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो अनन्या के सामने आने वाला था और सीधा उसके मुंह पर यह कहने वाला था कि उसे अनन्या की नौकरी नहीं चाहिए।
तब शायद वो मुझे और मैक्स को अकेला छोड़ दे। अभिनव ने अपने आप से कहा। वो खुद भी जल्द से जल्द इटली से वापस गुड़गांव जाना चाहता था। वो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द ये वक्त निकल जाए। दूसरी ओर अभिनव से कोसों दूर एक अधेड़ उम्र का आदमी खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां थी, जो उम्र से ज्यादा चिंता की दी हुई लग रही थी। वो एक बड़े से महलनुमा घर के लिविंग रूम में बैठा था। वो कुछ सोच रहा था। दामोदर सर, आपको बुलाया है। इतने में लिविंग रूम का दरवाजा खुला और एक दरबार ने दामोदर से कहा। दामोदर अपनी जगह से खड़ा हुआ और भारी कदमों से चलने लगा। जैसे ही वो लिविंग रूम से बाहर आया तो उसके साथ उसका वफादार हंसराज भी चल पड़ा। दोनों एक बड़े से गलियारे में चलते चले जा रहे थे। उन दोनों को एक बड़े से हॉल का दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। वो दोनों उसी हॉल में जाने वाले थे। दरवाजे के करीब पहुंचने से पहले हंसराज ने दामोदर से पूछा, आप क्या कहने वाले हैं? ना, दामोदर ने अपनी भारी सी आवाज में कहा। यह सुनते ही हंसराज को झटका लगा। उसने हिम्मत करते हुए दोबारा पूछा, मगर कैसे? उसके इस सवाल पर दामोदर ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ हंसराज को अपनी धारदार आंखों से घूरने लगा। कुछ देर के बाद दोनों दरवाजे के करीब पहुंच गए थे। हंसराज ने दामोदर के लिए दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दामोदर अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हॉल में एक बड़ी सी टेबल लगी थी। उसके पीछे एक आलीशान राजशाही कुर्सी थी और उस कुर्सी पर बैठी थी एक बूढ़ी महिला जिसका नाम था अम्मा जी। अम्मा जी आंखें मूंद कर माला जप रही थी। उनके आसपास उनके 2 गार्ड्स और एक मैनेजर खड़ा था। दामोदर को देखते ही मैनेजर ने अम्मा जी को जगाते हुए कहा, दामोदर जी आ गए। दामोदर के आने की खबर सुनते ही अम्मा जी ने अपनी आंखें खोली और दामोदर को देखने लगी। दामोदर भी ठंडी आंखों से अम्मा जी को देख रहा था। अम्मा जी ने माला टेबल पर रखी और बोली, क्या सोचा दामोदर? अम्मा जी के सवाल के जवाब में दामोदर ने पहले एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं। यह सुनते ही अम्मा जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। दामोदर ने आगे कहा, जब तक इस गद्दी का असली हकदार मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं ये गद्दी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही अम्मा जी ने झेपते हुए कहा, हमारे पास क्या हकदारों की कमी है? आप जिन्हें हकदार मानती हैं, मैं उन्हें वफादार तक नहीं मानता, दामोदर ने कहा। उसकी बात अम्मा जी के बदन में छुरे की तरह घुस गई। उन्होंने तीखी नजरों से दामोदर को देखा। दामोदर ने अपने दोनों हाथ जोड़े और वहां से निकल गया। हंसराज भी उसके पीछे हो लिया। जैसे दोनों दरवाजे से बाहर आए तो इतने में हंसराज ने दामोदर से पूछा, सर, आप कब तक अम्मा जी को टालते रहेंगे? आपको भी पता है कि आप जिस हकदार को ढूंढ रहे हैं वह आपको नहीं मिलेगा। हंसराज को दामोदर की चिंता हो रही थी। दामोदर को भी यही चिंता हो रही थी कि उसे कभी उसका असली हकदार मिलेगा या नहीं। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अभिनव अनन्या को उसकी नौकरी के लिए मना कर पाएगा? और कौन है दामोदर? कौन है अम्मा जी? क्या है इस हकदार का राज? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।